Okay, so what do we have today? This is chapter number 3, Applied History, lecture number 3. I guess the last lecture for the chapter 3rd of history. Maharashtra State Board, 10th standard. We are going to study applied history and our present. इसमें हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे. मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड कल्चरल हेरिटेज. ये कैसा है? कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज आएगा. ओके, एंड इसको भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे. कल्चरल हेरिटेज में दो सब पार्ट्स है, टेंजिबल हेरिटेज, इंटेंजिबल हेरिटेज. एंड नेचुरल हेरिटेज उसमें कोई पार्ट्स नहीं है, बट उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बड़ा है एंड वी आर गोइंग टू गो इन डिटेल. And then we have affiliated professional fields of applied history. So I guess the lecture is going to be quite a big lecture. So this is Basit sir welcoming you to your own classes, The Tutors. मैं कैसा इंट्रोडक्शन देता हूँ, बट आज पता नहीं इंट्रोडक्शन भी इतना मज़ा नहीं आया. बट चैप्टर कोशिश करते हैं कि इंटरेस्टिंग बनाएंगे हम लोग, बिकॉज हिस्ट्री इज़ वेरी बोरिंग. आई नो यू पीपल आर गेटिंग बोर्ड. घर पे बैठे बैठे भी कंटाल गए और लेक्चर भी कौन सा मिल रहा है, हिस्ट्री का मिल रहा है. बट स्टिल आई ट्राई टू मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग. लेट अस गेट इट स्टार्टेड विद chapters explanation. Applied history and our present. People often ask about the practical value of history. The answer to the question about the nature of applied history answers this question as well. The visible and invisible relics of the past exist in the present. We nurture some kind of curiosity, attraction towards them. We wish to know more about their history because they represent the creative thoughts and traditions of our ancestors. It is our heritage. It helps in building our identity. The history of our heritage links us with our origin, hence it becomes necessary to preserve and conserve it for future, for our benefit as well as for the benefit of future generations. Applied history is concerned with the preservation and conservation of our heritage and makes it accessible to people. Heritage management creates opportunities of employment. In brief, applied history can be described as understanding of our present with the help of history and finding the right directions for the benefit of the future, of our future. Now what they have told over here is quite a simple thing कि अगर हम लोग now we are studying this part, हम लोग ये पार्ट पढ़ रहे हैं applied history and our present. अभी हम लोग एक सिंपल सी चीज़ के बारे में हम लोग एक बात करेंगे, ठीक है. Now we live in पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट, वी लिव इन वसई तालुका. और वसई तालुका में एक सबसे बड़ा फोर्ट है जिसका नाम है वसई फोर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं वसई किला, ठीक है. वसई फोर्ट जो मराठास ने बनाए थे, और मेरे को उनका एक्चुअल नाम नहीं मालूम है इसलिए मैंने मराठा रूल्स बोल दिया है. मराठास ने बनाया था, और उनके जो ये पर्टिकुलर फोर्ट है, जितने भी फोर्ट्स है ऑब्वियसली महाराष्ट्र में हर जगह पर फैले हुए, जैसे कि सिंधुदुर्ग फोर्ट है, नालदुर्ग फोर्ट है, वी हैव सिंहगढ़ फोर्ट, वी हैव सो मेनी फोर्ट्स. तो ये जो फोर्ट है इसको हम लोग आज प्रेजेंट में उसको तोड़ नहीं रहे जस्ट बिकॉज ये बोल के कि नहीं ये पास्ट की चीज़ है, ये जबरदस्ती का जगह खा के बैठी है, उसमें कोई उधर कोई और बिल्डिंग भी आ सकती है, ऐसा नहीं. वी आर नॉट डिमोलिशिंग दोज बिल्डिंग्स, दोज हेरिटेज साइट्स. इसको हेरिटेज साइट बोलते हैं. ये एक टाइप का बोलते हैं ना, हमारे कंट्री के लिए प्राउड वाली चीज़ें हैं, जो हमारे कंट्री में जो विजिटर्स आते हैं, जो भी टूरिस्ट प्लेसेस है उसमें काउंट होता है ये सारी चीज़ें. तो ये जो चीज़ें हैं इसको हम लोग प्रिजर्व करके रखना है, हमको इसको कंजर्व करके रखना है, इसको ख़राब नहीं करना, उस पर जाके नाम नहीं लिखना है अपना जबरदस्ती का, क्या आई वाज हियर, जबरदस्ती का वो सब करने की जरूरत नहीं है. सो दिस पर्टिकुलर थिंग व्हाट दिस पर्टिकुलर थिंग एक्सप्लेन्स हुआ, जो भी चीज़ें पास्ट में हुई है हमारी, ठीक है, उन सारी पास्ट की चीज़ों को हमको प्रेजेंट में कंजर्व और प्रिजर्व करना है, जिससे हमारे फ्यूचर को भी हम लोग सिक्योर कर सके, जिससे हमारे फ्यूचर को भी हम लोग बता सके कि हमारे पास्ट में क्या होता है. अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो अगर हमारा पास्ट है तो उनका भी पास्ट बन ही जाएगा, ठीक है. फ्यूचर जनरेशन विल कम टू नो व्हाट वाज इन द पास्ट, वी आर कमिंग टू नो व्हाट वाज इन आवर पास्ट, एंड पास्ट पीपल ने जो किया था वही हम लोग आज पढ़ रहे हैं, ठीक है. कहीं ना कहीं हम लोग उस पर अट्रैक्ट हो रहे हैं. वसई फोर्ट एक टाइप का बोलते हैं ना, बहुत ओल्ड इमारत जैसी है, खंडर बिल्डिंग है, खंडर फोर्ट है, बट द थिंग इज we still visit that place and we become curious, we get attracted कि हाँ कितना ज़्यादा मतलब उन लोगों ने मेहनत किया रहेगा.
कितने बड़े बड़े पत्थर है वहाँ पर, क्या क्या उन लोगों ने उनका स्ट्रक्चर्स बनाया था, कैसे कैसे बनाया था, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं तो हम लोग को क्यूरियोसिटी महसूस होती है कि वो लोग उनकी कारीगरी क्या होगी, उनका आर्किटेक्चरल वे ऑफ लुकिंग एट द बिल्डिंग्स क्या होगा, कैसा उन लोग बनाते थे। उन लोग की बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इसलिए होती थी जस्ट बिकॉज वो टाइम पे वॉर होते थे और बिल्डिंग्स को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता था, फोर्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता था, जस्ट टू स्टे सेफ, कभी भी हमला हो सकता था। सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए उन लोग ने फोर्ट बनाया था। हम लोग उन्हीं के स्ट्रॉन्ग बिल्डअप की वजह से, उन लोग के स्ट्रॉन्ग इमारतों को देखकर फैसिनेट होते हैं हम लोग, ठीक है। तुम लोग भी किसी ना किसी चीज़ से फैसिनेट होते होंगे। तो वो सारी चीज़ें अगर पास से रिलेटेड है तो उसको हमको कंजर्व और प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्यूचर भी उसको देख सके, ठीक है। अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट में इतना ही है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, उसमें पहला है कल्चरल हेरिटेज। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन, इट इज ऑफ टू टाइप्स, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। कल्चरल हेरिटेज दो टाइप का है, टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज, दिस टाइप ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड्स एंशिएंट साइट्स, बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स एक्सेट्रा। वो सारी चीजें हिस्टोरिकल प्लेसेस की, वो सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस, वो सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, वो सारी चीजें हिस्ट्री से रिलेटेड, पास्ट से रिलेटेड, वो सारी चीजें जो हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें जो टेंजिबल है, ठीक है, जो हमको दिख सकती है, जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो पास्ट से रिलेटेड है, दैट इज कमिंग अंडर टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। एंड इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में हम लोग वो सारी चीजें काउंट करते हैं जो हम लोग को दिखती नहीं है, हम लोग उसको छू नहीं सकते हैं, बट हम लोग उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे कि ओरल ट्रेडिशंस है और उनके लैंग्वेजेस है, ठीक है, उनके ट्रेडिशनल नॉलेज है, उनके फेस्टिवल्स है, उनका आर्ट परफॉर्म करने का स्टाइल है, ठीक है, उनके स्किल्स है। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को वो लोग खुद करके तो नहीं दिखा रहे, वी जस्ट नो, हम लोगों ने बुक में पढ़ लिया उसको, ठीक है, बट उनको इमेजिन करते हैं हम लोग बुक पढ़ते वक्त, बट क्या वो सही में हमारे सामने है क्या, नहीं। इट इज़ नॉट लाइक कि तुम लोग वो स्किल्स को इमेजिन करो तो तुमको वो एग्जैक्टली वैसे ही दिखेगी इमेजिनेशन में भी, या तुम लोग उसका फोटो देख रहे हो तो तुम लोग सिर्फ देख सकते हो उसको, ठीक है। यू कैन जस्ट सी, लुक एट दैट पर्टिकुलर थिंग एंड फील इट, उसको रियल में तुम लोग होते हुए देख नहीं सकते। फोर्ट्स तुम्हारे पास सामने रियल में खड़ा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। टेंजिबल में काउंट होता है वो, इनटेंजिबल में वो सारी चीज़ें काउंट होती है जो उस टाइम पे हो गई, बट अभी इन प्रेजेंट वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं हो सकती, या वो सारी चीज़ें है नहीं, ठीक है। हमको सिर्फ मालूम है कि ऐसा हुआ करता था, लैंग्वेजेस ऐसे बोला करते थे, वैसे पोएम्स लिखा करते थे, ओके। इनटेंजिबल में ये सारी चीज़ें काउंट होती है। नेक्स्ट वी हैव इज नेचुरल हेरिटेज, नॉट द लास्ट टॉपिक, वी हैव द लास्ट टॉपिक ओवर हियर, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल हेरिटेज गिव्स, ये काफ़ी बड़ा होने वाला है जस्ट बिकॉज उसका 2 पेज है, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल हेरिटेज gives importance to the thought of biodiversity. It includes the following things. Natural heritage में हम लोग वो सारी चीज़ों को कवर करते हैं जो नेचुरली हमारे अर्थ पे हमको मिल रही है, जैसे कि फ्लोरा है और फौना है। फ्लोरा मतलब फ्लावर्स एंड ट्रीज, एंड फौना मतलब एनिमल्स, ओनली एनिमल्स, ठीक है। तो इकोलॉजी है, फ्लोरा है, फौना है, जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज crucial for sustaining the flora and fauna of particular region। कोई भी पर्टिकुलर रीजन का फ्लोरा और फौना अगर हमको बचा के अगर हम उसको कंजर्व करके प्रिजर्व करके रखते हैं, दैट मीन्स वी आर कंजर्विंग एंड प्रिजर्विंग इट फॉर द फ्यूचर जनरेशन हु विल कम टू नो कि ये फ्लोरा और फौना पास्ट में भी एग्जिस्ट करता था। अभी पास्ट की एक बात करें तो एक डायनासोर नाम की चीज़ हुआ करती थी, ठीक है। डायनासोर इज ए कोल्ड ब्लडेड एनिमल। वो खत्म कैसे हुआ था, वो मारा कैसे था, तुम लोगों को मैं बताता हूँ, तुम लोगों को बताता हूँ कि वो एक्सटिंक्ट कैसे हुआ था। उसका एक्सटिंक्ट होने का सबसे बड़ा रीज़न था कि जब अर्थ पे टेम्परेचर, पूरे अर्थ पे ड्यू टू सर्टन रीजन पूरे अर्थ पे विंटर टाइप ऑफ क्लाइमेट हो गया था और टेम्परेचर माइनस में चला गया था। देयर वर 2 एनिमल्स, कॉकरोच एंड डायनासोर। कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा? डायनासोर, ऑब्वियसली डायनासोर और कॉकरोच। बट द थिंग इज उस पर्टिकुलर कोल्ड क्लाइमेट के होने की वजह से डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए थे, बहुत सारे डायनासोर्स मर गए थे, जस्ट बिकॉज डायनासोर खुद ही एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है और वो कोल्ड क्लाइमेट में जल्दी सर्वाइव करता नहीं है। और सेकेंड थिंग, जो हमारा छोटा सा भाई है जिससे सब लोग डरते हैं, आई गेस, कॉकरोच, वो एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल नहीं है, इट इज़ एन अडेप्टेबल टाइप ऑफ इंसेक्ट, और यू कैन थिंक इंसेक्ट ही है शायद वो हर पर्टिकुलर टाइप।
तुम लोग को डेजर्ट में, तुमको डेजर्ट में भी मिलेगा वो, तुम लोग को पानी पे तैरते हुए भी मिलेगा, तुमको वो ग्रासलैंड में भी मिलेगा, तुमको वो आइसलैंड में भी मिलेगा जहाँ जहाँ पर बर्फ वगैरह गिरती है, तुमको पहाड़ों पर भी मिलेगा, तुमको प्लेन एरिया में भी मिलेगा, तुमको सिटीज़ में भी मिलेगा, तुमको विलेजेस में भी मिलेगा। डायनासोर वैसा सर्वाइव नहीं कर सकता था, उसको एक सर्टन टाइप ऑफ क्लाइमेट में रहने की आदत थी, वो क्लाइमेट उसको नहीं मिला तो वो मर गया। ठीक है, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अनदर टॉपिक, हम लोग कहीं और डायरेक्शन में चले जाते हैं लेके टॉपिक, जब हम लोग कुछ और बात करना चालू करते हैं तो वही बात चलती रहती है। दिस इज द वेरी बैड थिंग आई हैव इन माय लेक्चर। हम लोग नेचुरल हेरिटेज की बात कर रहे थे, तो जो भी चीज़ें पास्ट की है, जो भी नेचुरल चीज़ें पास्ट की है, अगर हमने उसको प्रिजर्व करके रखा तो फ्यूचर जनरेशन भी उसको स्टडी कर सकती है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। इट इज़ एसेंशियल फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू प्रिजर्व आवर हेरिटेज। यूनेस्को, the global organization, has announced some directives with the objective of promoting the cultural and natural heritage. On the basis of those directives, list of sites and traditions are declared as World Heritage. Now there are many places on the earth, there are innumerable places on the earth, बहुत सारी जगह है, इंडिया में ही कम से कम 100 के ऊपर जगह है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काउंट होती है। उसमें से माथेरान हिल स्टेशन है हमारे मुंबई में, ठीक है, और उसके बाद माथेरान के बारे में पता है क्योंकि मैं माथेरान अभी रिसेंटली गया था 1-1.5 साल पहले, सो आई नो माथेरान इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्यों काउंट होता है? जस्ट बिकॉज इट इज द ओनली हिल स्टेशन इन एशिया विच इज व्हीकल फ्री हिल स्टेशन। वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चलती है, वहाँ पर सिर्फ घोड़ा चलता है, और मतलब याक्स है, घोड़े है, और बुलक कार्ट है, हॉर्स कार्ट्स है, ठीक है, पर गाड़ियाँ नहीं है। पोल्यूशन फ्री, इट इज़ अ पोल्यूशन फ्री हिल स्टेशन, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने का रीज़न क्या है, पहले तो बताओ। वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने का रीज़न यही है कि हम लोग उसको प्रिजर्व करके, अगर वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं होता, अगर वो चीज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं काउंट होती है, तो माथेरान जो है वो ऑब्वियसली किसी ना किसी ऐसे हाथ में आ सकता है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, जो इतना तरीके से अच्छे से माथेरान को संभाल के नहीं रख सकता है स्टेशन को। ऑब्वियसली इट विल गेट डिस्ट्रॉयड इन फ्यू ईयर्स। अगर वो यूनेस्को के अंडर में नहीं आता, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर में नहीं आता, तो हम लोग उसको स्पॉइल कर चुके होते अब तक। और वो हिल स्टेशन, बाकी सारे हिल स्टेशन इसी तरह होता, कचरा बहुत होता था। फिर माथेरान में कचरा फेंकने का फाइन लगता है, इफ यू डोंट नो। प्लास्टिक का कचरा फेंकोगे तो 1000 रुपये फाइन लगेगा, पेपर का कचरा फेंकोगे तो भी 1000 रुपये फाइन लगेगा, दोनों भी तो कचरा ही है ना, ठीक है। The list of UNESCO's World Natural Heritage now includes Western Ghats. The Khas Plateau in District Satara is also a part of Western Ghats. Now, Western Ghats extends from the southern part of Gujarat to the northern part of Kerala. इतना लंबा स्ट्रेच है ना वेस्टर्न घाट्स का। See, we have Arabian Sea, we have Western Ghats, और उसके बीच में जो प्लेन एरिया है उसमें हम लोग रहते हैं, जो मुंबई भी एक बोलते हैं ना, हमारे ईस्टर्न साइड में जो माउंटेन्स हमको दिखते हैं ना नागासोपारा के ईस्ट में, और कोई भी पर्टिकुलर पार्ट हमारे फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम सूरत टिल एर्नाकुलम, फ्रॉम सूरत इन द साउथ गुजरात टिल एर्नाकुलम इन द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ, नॉट सेंट्रल पार्ट, तो थोड़ा बीच में आता है, ऑफ केरला, इतने लॉन्ग स्ट्रेच पे, समवेयर अराउंड 750 किलोमीटर्स का जो स्ट्रेच है, उस स्ट्रेच पे ये माउंटेन पैरेलली अरेबियन सी के साथ जाता है, और उस अरेबियन सी और माउंटेन्स के बीच में एक रेलवे ट्रैक बिल्डअप किया है, जिसको हम लोग कोंकण रेलवे बोलते हैं। महाराष्ट्र का, यू वोंट बिलीव, महाराष्ट्र का 73% फॉरेस्टेड एरिया जो है वो उस कोंकण वाले रीजन में आता है, पूरा ग्रीन एरिया, मस्त बारिश कितनी होती है ना उधर, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स और कास प्लेट्यू जो वेस्टर्न घाट का पार्ट है, जो सातारा में आता है, उसको हम लोग ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में काउंट किया है, ठीक है। Now there are some Indian World Heritage Sites of India, जैसे कि आगरा फोर्ट, which was declared as World Heritage Site in the year 1983. 1983 में बहुत सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स काउंट की थी, जैसे अजंता एलोरा केव्स है, वेरुल दैट इज एलोरा केव्स इन द ईयर अगेन 1983, ताजमहल 1983, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम 1984 में सन टेम्पल कोणार्क, चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, उसमें एक चर्च होगा ओल्ड गोवा नाम का, जिसका और भी एक और नाम है, जिसका नाम है
आर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन। आर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन दूसरा वाला चर्च है, छोड़ो सब गोवा की बात आता है तो हम लोग कहीं और ही चले जाते हैं। Now, Khajurai groups of monuments, Elephanta Caves, group of monuments at Hampi, Great Living Chola Temple, Gangaikonda Cholapuram at Darasuram, ठीक है। Group of monuments at Pattadakal, Buddhist monuments at Sachi, Humayun Tomb, Humayun का मकबरा at दिल्ली, Qutub Minar and its monuments at Delhi, Mountain Railways of India, that is ओहो ओके, ये जो टॉय ट्रेन है ये, जैसे कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी हिमालयन रेलवे, द कालका शिमला रेलवे। कालका शिमला रेलवे एक बार ज़रूर जाना, अगर तुम लोग देख रहे हो ये वीडियो अच्छे से, कालका शिमला रेलवे लाइन तुम लोग को ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इट इज़ ऑफ समवेयर अराउंड 90 किलोमीटर्स। कालका इज समवेयर इन पंजाब एंड शिमला तो तुम लोग को मालूम ही है, हिमाचल में आता है समवेयर अराउंड। और वो जो 90 किलोमीटर्स की जो लाइन है, उस लाइन पे पूरा माउंटेनस एरिया है, पूरा बर्फ गिरती है, एक साइड खाई है, दूसरी साइड खाई है, उसके बीच में ट्रेन के ट्रैक्स डाले हैं, और वो टॉय ट्रेन है, छोटी सी ट्रेन आती है ना जो, एंड इट गोज ऑन अराउंड 20 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जाती है। दोपहर को 3 बजे निकलती है, शाम को 8-9 बजे तक हम लोग को शिमला तक पहुंचा सकती है वो ट्रेन। 5 घंटे की जर्नी है, ब्यूटीफुल वैली से होते हुए जाती है। यू विल एक्सपीरियंस गुड वाइब इन दैट वैली। जब बारिश का सीजन रहता है तो ग्रीनरी रहती है, जब विंटर सीजन रहता है तो बर्फ रहता है, और जब विंटर सीजन और बारिश दोनों नहीं रहता है तो नॉर्मली माउंटेन्स रहते हैं बट गर्मी नहीं होती, जस्ट बिकॉज वो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दिस महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया, देयर आर मेनी। ओके, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन कंप्राइजिंग ऑफ 19 ट्रैक्स, ठीक है। रेड फोर्ट, जंतर मंतर, हिल फोर्ट्स एट राजस्थान, रानी की वाव दैट इज क्वींस स्टेप वेल एट पटना, नहीं सॉरी पटना नहीं, पाटन गुजरात। इन लोग ने इसका नाम ही नहीं दिया है, इसका माथेरन का नाम ही नहीं है इसमें, माथेरन लोग ने काउंट ही नहीं किया इसमें, ठीक है, भूल गए रहेंगे लिखना। Continuing with the chapter, we are still on natural heritage. Cultural and natural heritage management is one of the main aspects of applied history. The work of conservation and preservation of cultural heritage falls under the jurisdiction of the Archaeological Survey of India and India State Department of Archaeology. Besides, Indian National Trust for Arts and Cultural Heritage is actively working in this field. The work of conservation and preservation of cultural and natural heritage requires participation of experts from various fields. They need to be duly aware of the cultural, social and political histories of the heritage site. Principles of applied history are useful in creating the awareness amongst them. Thus, the operation necessary for the conservation, preservation and development of history are handled without causing any change in its original state. Now, what they have told over here is very simple but very knowledgeable and important. Now, what they have told over here is, देखो क्या है कि यहाँ पर कल्चरल और हेरिटेज साइट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। कल्चरल हेरिटेज साइट की जब हम लोग बात करते हैं, ये दोनों चीज़ों की अभी कंबाइंड स्टडी चल रही है, ठीक है। जब हम लोग ये दोनों चीज़ों को साथ में पढ़ाई करते हैं तो एक चीज़ उभर के आ रही है। यहाँ पर इन लोगों ने एक चीज़ बोला है दैट कहीं ना कहीं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, आर्ट्स से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, बहुत सारे मॉन्यूमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट, बहुत सारे फोर्ट्स वगैरह, और बहुत सारे टैंजिबल और इनटैंजिबल हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व और कंजर्व करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। और ये सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल साइट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल जो भी चीज़ हिस्ट्री से रिलेटेड है हमारी, वो सारी चीज़ें खराब नहीं होनी चाहिए, उसको हमको प्रिजर्व और कंजर्व करके रखना है। अब तुम लोग बोलोगे सर प्रिजर्व और कंजर्व करके रखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है। समझो वसई फोर्ट या कोई भी पर्टिकुलर फोर्ट, वसई फोर्ट को छोड़ दो, कोई भी फोर्ट समझो बहुत टूट गया है, ठीक है, बहुत पुराना हो गया, इट इज समवेयर अराउंड 1000 इयर्स ओल्ड। तो पुराना होने की वजह से बहुत सारा वो बारिश का और विंड का और ये सब का असर पड़ते हुए वो बहुत टूट फूट गया। तुम लोग बोलोगे सर हम लोग उसको बना के फिर से
पहले की तरह बना के चूना सीमेंट लगा के पहले की तरह क्यों नहीं बना सकते? आई टेल यू व्हाई हम लोग उसको नहीं बना सकते। यू नो, वी ऑल नो दैट वी आर नॉट एट ऑल capable of building such forts which were built 1000 years ago, या जो भी लोगों ने जिस भी टाइम में फोर्ट्स बनाए थे हम उनकी तरह फोर्ट्स बना नहीं सकते हैं। सो उसको खुद से कुछ करके कुछ ऐसा सीमेंट वगैरह भर के उंगली करने की जरूरत नहीं है हमें। वी शुड नॉट स्पॉइल द नेचुरल वैल्यू, द नेचुरल साइट ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्ट। अगर वो 1000 साल पुराना है तो लोग अगर आके देख रहे हैं उसको कि हाँ ये इतना टूट गया है, क्यों? क्योंकि ये उसके पीछे का आंसर ही यही है कि वो 1000 साल पुराना है। अगर हमने उसको बना दिया तो लोगों को लगेगा ये तो नॉर्मल अपने बिल्डिंग्स जैसा। और सेकंड थिंग, लोगों को ये पहली बार पता ही नहीं चलेगा देख करके वो कितना पुराना है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट विच दे हैव एक्सप्लेन्ड ओवर हियर इज वी हैव टू कंजर्व, वी हैव टू प्रिजर्व द नेचुरल हेरिटेजेस ऑफ आवर कंट्री विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल स्टेट। समझ में आया? जैसा दिखता है वैसा ही रखना है, उसको कंजर्व करना है, उसको प्रिजर्व करना है बिना उसके ओरिजिनल स्टेट को चेंज किए। सेकेंड पॉइंट, द लोकल सोशल स्ट्रक्चर एंड साइकोलॉजी ऑफ द लोकल पीपल, चैलेंजेस फेस्ड बाय देम इन द प्रेजेंट सिचुएशंस एंड देयर एक्सपेक्टेशन कैन बी सर्वेड इन द डिटेल। ना लोकल जो पीपल रहते हैं वहाँ पर उनका क्या मानना है उस पर्टिकुलर फोर्ट या उस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल प्लेस को लेकर, उसको भी हमको लिखना है। उनको क्या नॉलेज है उस पर्टिकुलर चीज के बारे में। सी इफ आई एम लिविंग समवेयर, समझो मेरे घर के पीछे एक फोर्ट है, ठीक है, जस्ट एज्यूम है मेरे घर के पीछे एक फोर्ट है, तो मुझे उस पर्टिकुलर फोर्ट की हर एक पर्टिकुलर डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज कोई अगर वहाँ पर विजिट करने आता है तो मुझे उस पर्टिकुलर इंसान को उस डिटेल को समझाने आना चाहिए। ठीक है, कोई अगर उस फोर्ट को देखने आना चाहिए तो आई शुड बिकम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन कि मैं उस फोर्ट के बारे में उसको बताऊं और उस फोर्ट में कहाँ कहाँ पर क्या है उसको देखना चाहिए, वो सब चीज़ों के प्रति उसको अवेयर करो। ठीक है, आई शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग द प्रॉपर नॉलेज टू द पर्सन हु इज कमिंग टू विजिट सच फोर्ट्स और एनी हिस्टोरिकल प्लेसेस, जस्ट बिकॉज आई लिव इन दैट पर्टिकुलर सराउंडिंग। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ड्यू टू बिकॉज अभी लोग सर्वे करने बोला है। सेकेंड पॉइंट, पहले तो ये जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट्स है उन लोग सर्वे करते हैं कि कौन कौन रहता है आजू बाजू, फिर उनको उन लोग उसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं उस हिस्टोरिकल प्लेस की या हेरिटेज प्लेस की, और उस हिस्टोरिकल या हेरिटेज प्लेस की इंपॉर्टेंस बताने के बाद उन लोग उस पर्टिकुलर प्लेस को प्रिजर्व करने के लिए और कंजर्व करने के लिए उन लोगों को भी इंसिस्ट करते हैं कि तुम लोग भी इस पर्टिकुलर चीज़ का ध्यान रखो जो तुम्हारे आजू बाजू एग्जिस्ट करती है, उसको स्पॉइल मत करो। और जो भी लोग आ रहे हैं उनको भी यही चीज़ समझाओ कि उन लोग भी इस पर्टिकुलर हेरिटेज साइट को स्पॉइल ना करें। थर्ड पॉइंट, ड्यू प्रिकॉशन कैन बी टेकन टू अवॉइड हर्टिंग सेंटिमेंट्स ऑफ द लोकल पीपल while completing the projects of conservation, preservation and development of heritage site। जब भी हम लोग हेरिटेज साइट को प्रिजर्व और कंजर्व करने की कोशिश करते हैं या हेरिटेज साइट को या कोई भी साइट को हेरिटेज साइट में कन्वर्ट करते हैं, तो हमको ये बात का ध्यान रखना। जब पहले तो एक बात याद रखो, हेरिटेज साइट जब हम लोग किसी एक मॉन्यूमेंट या किसी भी प्लेस को हेरिटेज साइट डिक्लेयर करते हैं ना, तो उस पर्टिकुलर प्लेस की क्लीनलीनेस, उस पर्टिकुलर प्लेस की प्रॉपर तरीके से देखभाल, कंजर्वेशन, रिजर्वेशन जो भी होता है उसमें करने में हम लोग आजू बाजू के लोगों को हर्ट कर सकते हैं। अब तुम लोग बोलोगे सर कैसे? ठीक है, अगर मेरे घर के पीछे जो बिल्डिंग है उसको, जस्ट एन एग्जांपल, अगर मेरे घर के पीछे की बिल्डिंग जो है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काउंट करने लगे, तो मेरे घर के आजू बाजू या वो बिल्डिंग के आजू बाजू की सारी बिल्डिंग्स तोड़नी पड़ेगी और उसके आजू बाजू बोलते ना गार्डन जैसा बनाना पड़ेगा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि हाँ आओ तुम लोग देखो उस बिल्डिंग को, उसमें क्या है। मेरे घर के पीछे जो बिल्डिंग है उसमें एक्सिस बैंक है एंड इट कैन नॉट बिकम एन हेरिटेज साइट। ठीक है, हम लोग जस्ट एक एग्जांपल ले रहे थे। हेरिटेज साइट जब भी हम लोग किसी पर्टिकुलर एरिया को डिक्लेयर करते हैं या उसका कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन करते हैं, तो हमें ध्यान में ये भी रखना है दैट वी डू नॉट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल, वी डू नॉट हर्ट देम पर्सनली, फिजिकली, कुछ भी तरीके से कि नहीं तुम लोग निकलो यहाँ से, अब ये तुम्हारी जगह नहीं है, जस्ट बिकॉज ये एक हेरिटेज साइट है और तुम लोग उसके आजू बाजू रहते हो, तुम लोग उसके डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल इन द प्रोजेक्ट कैन बी फैसिलिटेटेड। नाउ अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसी पर्टिकुलर एरिया को हमने काउंट किया और उस पर्टिकुलर एरिया में उस हेरिटेज साइट को प्रिजर्व कंजर्व करने में लोगों की भी मदद ले सकते हैं हम लोग, उनका भी पार्टिसिपेशन हो सकता है। उन लोग के स्किल्स और
वर्ल्ड हेरिटेज साइट को घुमाने के लिए जो भी उन लोग की स्किल्स को हम लोग यूज कर सकते हैं, उन लोग को हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे सकते हैं। कैसे? तुम लोग देखते होंगे कि कोई भी फोर्ट या कोई भी पर्टिकुलर एरिया जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें लोग घूमने आते हैं, और घूमने जो आते हैं उनको खाना चाहिए होता है, उन लोगों को ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है, उनको पानी चाहिए होता है, उनको शेड चाहिए होती है, उनको यू कैन से दैट बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ के जो लोकल पीपल है, जिनसे उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। ओके, and the last topic for the day is affiliated professional field. I hope people are understanding what I'm teaching you right now. देखो ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ही बचा है, hardly I guess 200 to 300 words होंगे, और ठीक है। Now, affiliated professional fields. Knowledge of history can be supportive in the decision making with regards to the respective legal provisions and public policies in the following fields. ठीक है। Now, हिस्ट्री जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसके बहुत सारे डिफरेंट प्रोफेशनल फील्ड्स उभर के आते हैं, जैसे कि म्यूजियम्स है, आर्काइव्स है, और हिस्टोरिकल साइट्स के प्रिजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन है, टूरिस्ट एंड हॉस्पिटैलिटी है, एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया है। हर चीज़ हिस्ट्री से रिलेटेड है। देखो तुम लोग बोलोगे सर कैसे? अभी टूरिस्ट एंड मास मीडिया, सॉरी टूरिज्म नहीं, एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया। अभी एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया हम लोग पिक्चर या मूवीज वगैरह में कहीं पर भी हम लोग उस हेरिटेज साइट को यूज करते हैं। ताजमहल को देखो कितनी सारी मूवीज में दिखाया गया है, तो वो चीज को हम लोग यूज कर रहे हैं, वो हेरिटेज साइट को हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया। टूरिज्म के पर्पस के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं उस हेरिटेज साइट को। तुम लोग कोई भी रेलवे स्टेशन चले जाओ, तुम लोग को नॉर्मल ट्रेन वाली फील आएगी, ट्रेन देखोगे तुम लोग अच्छा लगेगा, बट द थिंग इज इफ यू आर गोइंग टू CSTM जो भी है, ठीक है, तो तुम लोग को वहां पर बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। तो लोग देखोगे कितना सारा, मतलब वेराइटी ऑफ कोचेस, वैरायटी ऑफ ट्रेन्स, वैरायटी ऑफ लोकोमोटिव्स, वैरायटी ऑफ पीपल, हर किस्म के लोग तुम लोग को वहाँ पर मिलेंगे। कितना सारा खाने की चीज़ मिलेगी, कितना बड़ा कैंटीन मिलेगा, कितने बड़े बड़े पंखे हैं उस स्टेशन पे। तो वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसको वैसा बनाया गया है, और वहाँ पर जितना भी बड़ा, उतना बड़ा स्टेशन है कि कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला रहेगा। सोचो कितने सारे टिकट विंडोज, कितने सारे कैंटीन, कितने सारे क्लीनिंग पर पीपल, कितने सारे लोग जो कोचेस क्लीन करते हैं, कितने सारे लोग डिफरेंट वर्क वहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, every field mentioned here requires expert personnel with specialized skills. For example, architects, engineers, historians, archaeologists, museum curators, sociologists, archive management professionals, legal experts, skilled photographers, etc. Of course, this is just a representative list. The help of experts from many more fields is required. These experts need to have adequate knowledge of the ancient sites, the historical backgrounds of the structural remains and artifacts. Projects in the field of applied history can create various opportunities for these professionals. Now, what they have told over here is very simple thing. देखो, तुम लोग ये हिस्ट्री की बुक से, मतलब मेरे जरिए ये हिस्ट्री की बुक तुम लोग स्टडी कर रहे हो. I am reading that textbook, I am understanding that textbook, and when I am understanding, I am making you people understand what is written in that textbook. तो ये सिंपल सी चीज़ है. अब तुम लोग बोलोगे सर कि ये चीज़ लिखता कौन है? सवाल तो आता होगा मन में. गवर्नमेंट के लोग हैं या हिस्टोरियंस होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं. कोई भी हिस्ट्री को हमारे तरफ, हम अगर समझो नेशनल ज्योग्राफी या हिस्ट्री चैनल कोई देखते हैं, उसमें हम लोग प्रेजेंटेशन देखते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में या वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में या कोल्ड वॉर के बारे में या रशियन रेवोल्यूशन के बारे में या बोस्टन टी पार्टी के बारे में, ब्लडी संडे के बारे में या कोई भी इवेंट के बारे में जो पास्ट में हुआ था, हम लोग अगर उसके बारे में स्टडी करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे तक आती कैसे है? जस्ट बिकॉज उसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हिडन लोग हैं जिनके एफर्ट्स होते हैं हिस्ट्री को हमारे तक पहुंचाने के. जैसे कि फोटोग्राफर, जैसे कि राइटर्स, जैसे कि क्यूरेटर्स, जैसे कि म्यूजियम पीपल, जैसे कि आर्काइव मैनेजमेंट पीपल. हर एक इंसान बुक लिखता है, कोई मूवी बनाता है, कोई शूट करता है, कोई फोटो खींचता है, कोई लिखता है, कोई पोएम्स लिखता है, कोई दीवारों पर लिख के बताता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई स्केच बनाता है. तो इतने सारे एविडेंसेस, इतनी सारी चीज़ें जब सामने उभर कर आती है हिस्ट्री से रिलेटेड, और उसको जब हम लोग मिक्स करते हैं तो एक स्टोरी बनती है, और उस स्टोरी को जब लिखा जाता है तो वो एक टेक्स्ट बुक के जरिए बन के हमारे तक आता है या कोई बुक के जरिए बन के हमारे तक आता है.
हम लोग हिस्ट्री को वैसा पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे अप्लाइड हिस्ट्री को हमारे तक पहुंचाने तक बहुत सारे लोगों का हाथ है, और वो सारे लोग बहुत सारे हैं इन नंबर। हम लोग ऐसा लगता है कि थोड़े से लोग हैं, मैंने जितने गिनाए उतने नहीं, उनके भी बहुत सारे सुपरवाइजर्स और इंफीरियर पोजीशन पे काम करने वाले लोग होंगे, सुपीरियर्स होंगे, उनके मैनेजर्स होंगे, उनके डिपार्टमेंट्स होंगे, डिफरेंट इतने सारे लोग मिलकर काम करते हैं जस्ट बिकॉज कि हिस्ट्री प्रॉपर तरीके से विदाउट एनी अनबायस्ड नॉलेज हम तक पहुंचे। Okay, conclusion of the chapter. In this lesson, we learned about the role of applied history in public training programs for understanding the importance of history, for creating social awareness regarding the conservation, preservation of our cultural and natural heritage, using knowledge of the historical. हमने इस टेक्स्ट बुक में जो चीज़ पढ़ी है वही चीज़ हम लोग ने शॉर्ट में वापस एक्सप्लेन किया है कि हम लोग ने अप्लाइड हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा, हम लोग ने इसके डिफरेंट फील्ड्स पढ़े, फिर उसके बाद हम लोग ने अप्लाइड हिस्ट्री का पास्ट पढ़ा, अप्लाइड हिस्ट्री का प्रेजेंट पढ़ा, अप्लाइड हिस्ट्री के प्रेजेंट के बाद कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज में अप्लाइड हिस्ट्री को डिवाइड किया, और कल्चरल हेरिटेज में वी हैड स्टडी टू पार्ट्स, टेंजिबल हेरिटेज एंड इंटेंजिबल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज पढ़ा फिर हम लोग ने, और अप्लाइड हिस्ट्री के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिलिएटेड फील्ड्स के बारे में हम लोग ने स्टडी किया। आई एम कीपिंग द मार्कर ओवर हियर, दैट मींस द लेक्चर इज ओवर, बट एक्स्ट्रा ज्ञान देने की आदत पड़ गई है। सो आज भी हम लोग मानसून के बारे में बात करेंगे। 10th स्टैंडर्ड का लेक्चर जो है वो अल्टरनेट डेज पे हो रहा है। वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 3, सो वी आर गोइंग टू मूव ऑन विद चैप्टर नंबर 4 और द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है सर, पॉलिटिकल साइंस होता है, हम लोग शायद से फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस लेंगे या तो फिर फोर्थ चैप्टर ऑफ हिस्ट्री लेंगे, देखेंगे जो भी मेरा मूड रहेगा वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इफ़ यू वांट कि तुम लोग का कोई ऐसा है स्पेसिफिकली कि सर ने फोर्थ चैप्टर पढ़ा या इकोनॉमिक पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, तो हम लोग वो लेने की कोशिश करेंगे। ओके, कमिंग बैक टू मानसून, द एक्स्ट्रा नॉलेज, कंक्लूजन ऑफ द लेक्चर हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। अभी सबसे पहली बात तो तुम लोग याद रखो कि मानसून जो है ये साल आने वाली है जल्दी। ठीक है, नॉर्मली 1 जून को आती है केरला में, बट ये टाइम 28 या उसके पहले आने की संभावना है। और ये संभावना जो है ये हमारे जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जो है वहाँ पर आए हुए तूफान की वजह से विंड्स को अट्रैक्ट करके मानसून को खींच लिया है उसने बहुत ज़्यादा आगे, तो ये मानसून हमारा थोड़ा जल्दी आने वाला है। मुंबई में टेंटेटिवली अप्रॉक्सीमेटली प्रोबेबली इट कैन नॉक आवर स्काइज बाय 8th of June। ठीक है, 8 जून को आ सकता है। ठीक है, इट टेक्स 11 days टू रीच फ्रॉम केरला टू मुंबई, सो आई एम कैलकुलेटिंग 11 days फ्रॉम सर 28 तारीख से लेकर 8 तारीख तक तो 10 दिन होता है। नहीं, ये 31 का महीना है, ये मत बोलो। ठीक है, 11 दिन हो जाता है। और सेकेंड थिंग, जो केरला तक पहुंचने के लिए मानसून है उसका जो डिस्टेंस है अभी बाकी वो 192 किलोमीटर्स है, एंड 192 किलोमीटर्स इट कैन कवर इन 2 to 3 days। ठीक है, 192 किलोमीटर्स वो 2 से 3 दिन में कवर कर सकता है अगर सिचुएशन, अगर जो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो साथ देते हैं तो। साथ तो दे रहे हैं, तो मानसून इज हेडिंग टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ श्रीलंका। इट विल soon touch the southern part of India, that is it will enter in India from Kerala and it will spread till for 11th of July ओवरऑल पूरे कंट्री में वो स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, सबसे लास्ट में मानसून अगर कहीं पर पहुंचता है तो वो है राजस्थान में, और वहाँ पर 11 जुलाई को पहुंचता है। बारिश सबसे कम वहीं पर होती है एंड सबसे पहले वहाँ से ही ख़त्म होती है। सबसे ज़्यादा बारिश अगर कहीं होती है तो वो तमिलनाडु में होती है। ठीक है, आफ्टर मानसून देयर इज़ वन मोर मिनी मानसून विच हैपन्स इन तमिलनाडु एंड द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। सदर्न पार्ट्स में बारिश जो है वो सबसे लास्ट में एंड करती है केरला में। ठीक है, मानसून सीजन सबसे लास्ट में वहाँ पर ख़त्म होता है बाय 15th of September। केरला में लास्ट में जाने के बाद मिनी मानसून चालू होता है जो तमिलनाडु में चालू होता है और वो दिसंबर एंड तक रहता है, एंड देन हीट वेव स्टार्ट टू जनरेट। एंड तमिलनाडु वो सब साइड ज़्यादा ठंडी पड़ती नहीं है, डायरेक्टली बारिश का गर्मी का मौसम आ जाता है। ठंडी पड़ते फरवरी खत्म हो जाती है। ठीक है, so there is nothing more to explain। 192 kilometers from Kerala and 11 days from Kerala, so we are left with almost maximum 15 days है और मुंबई में पहुंचने के लिए
और सेकेंड थिंग, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्री मानसून शावर इस साल बहुत कम होने वाली है। प्री मानसून शावर का सीजन खत्म हो चुका है, पूरे कंट्री में हीट वेव स्प्रेड हो रही है। पूरे कंट्री में हमारे मुंबई जितनी गर्मी पड़ रही है उससे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। मुंबई में आज मैक्सिमम टेम्परेचर है 39 डिग्रीज, और इंडिया का सबसे हॉटेस्ट प्लेस जो है वो मैंने कल देखा था, झांसी था, 47 डिग्रीज टेम्परेचर आज। आई डोंट नो, मैंने वो देखा नहीं है। सो इस बार इट्स वाइंडिंग अप माई लेक्चर, द वेरी ह्यूज लेक्चर, नॉट सो ह्यूज आई गेस, बट था, बहुत बड़ा था। सो थैंक यू सो मच, डोंट गो आउट, इट्स क्वाइट हॉट आउटसाइड, बहुत ज़्यादा गर्मी है। कोरोना नहीं दिख रहा है तो कोरोना के डर के बिना तुम लोग अगर बाहर जाते हो तो गर्मी से ही बाहर मत जाओ। तुम लोगों को गर्मी तो दिख रही है ना कितना हो रहा है, ठीक है। सी आई एम स्वेटिंग इन इंग्लिश ऑल्सो, इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। सो दिस इज वाट इज वाइंडिंग अप दिस लेक्चर। आई होप पीपल हैड गुड टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर। कमेंट करो अगर तुमको पसंद आया है, नहीं पसंद आया तो भी कमेंट करो, पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। Give your honest replies, and if you are new to this channel, please subscribe to The Tutors Concepts Beyond Education. Thank you so much.